आइए बच्चों, क्लास 10th का हमारा पहला चैप्टर है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उस चैप्टर में हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिशन रिएक्शन और दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस पूरी वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, डेप्थ में, डिटेल में समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही नहीं, उसके टाइप्स, फिर उसके टाइप्स के अलग अलग जो भी एग्जांपल्स बन सकते हैं और बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स को डेप्थ और डिटेल में इस पूरी पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक, एंड तक जरूर देखिएगा। दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको जितनी भी रिएक्शंस बताई जाएंगी वो रटाई नहीं जाएंगी, पूरे प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हर एक केमिकल रिएक्शन को आपको प्रॉपर डेप्थ में और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, एक भी रिएक्शन मिस मत करिएगा। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा यहां पर बेटा, सबसे पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है बेटा? सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन शब्द कंबाइन शब्द से बना हुआ है कहीं ना कहीं। तो कंबाइन होने का मतलब क्या है? जैसे ए है और बी है, बोला जाए ए और बी को कंबाइन कर दो तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा? ए बी। जाहिर सी बात है आपका क्या बनेगा? ए बी। तो मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में सिंपली कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उन्हें बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि ये जो दो कंपाउंड जुड़े, दो ही जुड़े, दो से ज्यादा भी यहां पर केमिकल कंपाउंड जुड़ सकते हैं। इसीलिए बोला गया द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स। क्या बेटा? टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इस टाइप की जो भी हमारी रिएक्शन होगी वो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने का मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर दो कंपाउंड्स आपस में सिंपली जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आइए एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर पहला एग्जांपल दिया गया, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जांपल दिया गया CaO और इसकी रिएक्शन कराई गई है H2O से। तो हमने बोला एक एक रिएक्शन की प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ एक एक रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा और अपनी सहेलियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वापस आते हैं, CaO जब अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो बनाएगा बेटा Ca++ और O-। ठीक है, अब ये जो H2O अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो बनाएगा H+ और साथ ही साथ बनाएगा OH-। ये पूरा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। तो होगा क्या बेटा? ध्यान से सुनना, इस O- के साथ इस H+ जुड़ जाएगा, तो O के साथ H जुड़ा तो क्या बनाएगा? OH। अब दूसरी बात, O के पास कितने माइनस है? 2। अब H जब जुड़ रहा है तो H के पास एक प्लस है कि नहीं? तो ये एक प्लस इस एक माइनस को न्यूट्रलाइज करके अब ये भी क्या बना देगा? OH-। क्या बना देगा? OH-। अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहां पर ये जो Ca है ना, ये Ca के पास कितने प्लस हैं? 2, और ये इन दोनों OH से कंबाइन होकर के बना देगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? तो ये जो बुक्स में रिएक्शन कुछ इस तरीके से यहां पर डायरेक्ट लिखी रहती हैं, उसको पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात एक और आपको ध्यान देनी है कि यहां पर क्या बेटा, यहां पर आपको दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि जैसे ये कंपाउंड यहां पर जुड़ गया तो ये बना दिया, तो ये जो रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म बताई गई, ये आपको समझाने के लिए बताई गई। बोर्ड एग्जाम पेपर में इस तरीके से आपको करके नहीं आना, रफ में कर सकते हैं। दूसरी बात, CaO क्या है बेटा? CaO है आपका क्विक लाइम। क्या बेटा? क्विक लाइम, या कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। वही जो हमारा CaOH का होल ट्वाइस है, ये है बेटा हमारा स्लेग्ड लाइम। क्या है बेटा? स्लेग्ड लाइम। इसी को कहते हैं बेटा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा यहां पर बर्निंग ऑफ कोल। बोर्ड एग्जाम पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जांपल है? तो याद रखिएगा, बर्निंग ऑफ कोल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है? कोल मतलब कोयला, कोयला मतलब कार्बन। तो कार्बन क्या होगा? सिंपली एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से थोड़ा सा हीट देंगे तो उसके साथ जुड़ जाएगा और बना देगा CO2। क्या बना देगा? CO2। तो यहां पर सिंपली कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पर बना रहे हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जो दो सिंपल कंपाउंड्स हैं वो उनमें से एक है कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों आपस में जुड़ गए, कंबाइन हो गए और बना दिया CO2। तो इस तरीके से यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अगला है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो सिंपली क्या ली? एटमॉस्फेयर से ली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों को आपस में जोड़ दिया।
बट यहां पर इस बात को आपको ध्यान देना है कि सिंपली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतनी आसानी से एक दूसरे से रिएक्ट या जुड़ते नहीं है, कंबाइन नहीं होते, वहां पर काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो आप सभी को पता क्या बनेगा, H2O सिंपल। अब यहां पर O2 है तो यहां पर 2 लगा दो, तो जब आपने O को 2 किया तो H कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो यानी 4 हो गए। तो यहाँ ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, तो 2 2 9 टोटल कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से जब हमारी एटमॉस्फेयर की हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट देने के कारण जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे एनर्जी देने के बाद तो वाटर का फॉर्मेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर दोनों जो गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों जुड़ गए, तो जुड़ने के कारण ये किसका एग्जांपल बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बना। ठीक है, अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। डिकम्पोज होना, डिकम्पोज होने का मतलब विघटित होना यानी टूट जाना। डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है, विघटित हो जाना यानी टूट जाना। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंपल रिएक्टेंट हो, कैसा रिएक्टेंट हो, सिंपल सिंगल रिएक्टेंट हो, ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, ऐसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, वहां पर 2 कंपाउंड जुड़ करके एक कंपाउंड बना रहे थे, यहाँ पर एक कंपाउंड टूट करके 2 सिंपल कंपाउंड्स को बना रहा है, या 2 या 2 से ज्यादा सिंपल कंपाउंड्स को बनाएगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हो गया ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स और सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बेटा, एक कोई सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटे, विघटित हो और टूट करके सरल सरल यानी सिंपल सिंपल इजी इजी कंपाउंड्स बनाए, ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अच्छा, ऐसे थोड़ी ना टूट जाएंगे, कोई भी कंपाउंड ऐसे हवा में रखा होगा टूट जाएगा क्या, नहीं, वहां पर उस कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए यानी तोड़ने के लिए आपको देनी पड़ेगी एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो एनर्जी की कौन सी फॉर्म दी गई है, एनर्जी आप वहां पर उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। अब वो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के भी फॉर्म में हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी के भी फॉर्म में हो सकती है। तो जब वो एनर्जी जो उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए अगर आप हीट के फॉर्म में दोगे तो वो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगा बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर वहां पर आप उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, तो वो कहलाएगी प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वहीं अगर आप उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो वो सनलाइट की दे रहे हो या लाइट की दे रहे हो, तो वो कहलाएगी प्रोसेस फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये बात क्लियर हो गई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कितने प्रकार की होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, दूसरी होती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और तीसरी होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये अलग अलग टाइप क्यों बनते हैं, बिकॉज डिकम्पोज करने के लिए किसी भी कंपाउंड को यानी किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देते हैं। तो जहां पर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है तो उनकी एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स के होने के कारण डिकम्पोजिशन के अलग अलग टाइप बन जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन के कितने टाइप होते हैं, द आंसर इज 3। बोले कौन कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा क्या, थर्मल इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को ही फोटोलिसिस कहते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे से फोकस करके देखिएगा। अगर आप नेट बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आंखों को दर्द दे रहे हैं, बैठे ही हैं वीडियो देखने के लिए, तो क्यों ना कुछ इतने फोकस के साथ पढ़ा जाए कि देखते ही देखते वो चीज हमें एब्जॉर्ब हो जाए, याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो अगर आप चाहे जहां पढ़े चाहे जिससे पढ़े, ध्यान से पढ़े, मन से पढ़े, अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो आइए अब इन तीनों की डेफिनेशंस और इसके बाद एग्जांपल्स। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, सिंपल सी बात यही है, अगर ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर कोई कंपाउंड टूट रहा हो और उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी गई है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी गई वो हीट के फॉर्म में दी गई है, इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन होंगी उसे क्या बोला जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला देखेंगे एग्जांपल, CaCO3 को हीट दे दो तो COCO2 बना देगा। आइए समझते हैं।
CaCO3 को हीट दे दी, क्या दे दी बेटा, हीट दे दी। तो बोले क्या, Ca जब आयनाइज होगा तो बनाएगा Ca++ और CO3-। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो अगर 2 ऑक्सीजन के साथ कार्बन को रखो और एक ऑक्सीजन को अलग कर दो, कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन है, 3, तो यहाँ पर कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन रखे, 2, और एक ऑक्सीजन अलग कर दिया, तो ये जो ऑक्सीजन हुआ इसके ऊपर कितने माइनस चार्ज आ जाएंगे, 2, और ये जो CO2 होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ न्यूट्रल कंपाउंड यहां आ जाएगा। ये पार्ट आया कि नहीं आया। अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, O-। अब ये बेटा ये जो O- है ये Ca+ से कंबाइन होकर के क्या बना देगा, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पर ये जो CaCO3 है बेटा इसे कहेंगे लाइम स्टोन। क्या कहेंगे बेटा, लाइम स्टोन। और ये जो CaO है इसे कहेंगे बेटा क्विक लाइम। क्या कहेंगे बेटा, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। अभी पहले ही बताया था, तो ये बन गया हमारा लाइम स्टोन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं। तो एक एक रिएक्शन को ना अच्छे से समझो, उसके मैकेनिज्म को समझो, और जब बोर्ड में करना है तो यही करना है। बट ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं ये आपको वो रिएक्शन अच्छे से समझ में आए इसलिए बताया जा रहा है। आइए अगला देखेंगे, FeSO4। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। FeSO4 इसको क्या करना है, हीट देना है। तो ध्यान से देखना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, FeSO4। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो जब आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो जब ये आयनिक स्टेट में जाएगा तो बनाएगा Fe++ और SO4-। ये बनाएगा Fe++ और बनाएगा SO4-। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इससे निकलेगा SO2 और इससे निकलेगा SO3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पर ऑक्सीजन कितने, देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, तो यहां 2 है, तो 2 ऑक्सीजन अलग हुए कि नहीं हुए। वो जो 2 ऑक्सीजन अलग होंगे वो ये रहे, यानी O-। ठीक है, कितने ऑक्सीजन, 2। ठीक है, अब यहां पर SO4 है, यानी ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहां पर 3 लिया है, तो यहां पर जो ऑक्सीजन बचेगा वो कितना बचेगा, 1, यानी O-। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो यहां पर 2 न्यूट्रल कंपाउंड हमारे बने, बोले कौन कौन, यहां पर पहला बना SO2, दूसरा बना SO3। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब इसके बाद यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां पर ध्यान से देखना। अब इस O के पास क्या है, O-, O-। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना, ये Fe जो है ना, Fe++ की स्टेट में चला जाएगा, ये Fe++ किसकी स्टेट में चला जाएगा, Fe++। यानी यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आयरन अपनी वैलेंसी बढ़ा देगा, 2 से कितने हो जाएंगे, 3। तो अब Fe के पास टोटल कितने प्लस कितने हो गए, 3 इसके पास, 3 इसके पास, टोटल कितने हो गए, 6। और ऑक्सीजन के पास यहां टोटल कितने माइनस है, 6, 2, 2, 2। तो ये जो 2 Fe हैं इन तीनों O से कंबाइन हो जाएंगे और उसके पास टोटल 6 प्लस है और इन तीनों के पास मिला करके 6 माइनस है। तो क्या बनाएगा, Fe तो 2 है और O कितने हैं, 3। तो ये बनेगा बेटा फेरिक ऑक्साइड और इसे बोलेंगे फेरस सल्फेट। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको और अच्छे से समझो। ठीक है, जो यहां पर ध्यान से देखना, ये जो आपका FeSO4 है ये बेटा फेरस, क्या बेटा, फेरस सल्फेट, और इसी को कहेंगे बेटा आयरन 2 ऑक्साइड। इसी को क्या कहेंगे, आयरन 2 ऑक्साइड। दूसरी बात 9th क्लास में बताया जाता है, Fe की वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। +2 के लिए अस होता है, +3 के लिए इक होता है। +2 के लिए अस होता है, +3 के लिए इक होता है। तो यहां पर इसे कहेंगे फेरस सल्फेट यानी आयरन 2 ऑक्साइड। ठीक है, अब ये Fe2O3 है, तो यहां पर आयरन की वैलेंसी कितनी हो गई है, 3। ठीक है, तो आयरन की वैलेंसी 3 होने के कारण इसे बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, या इसे ये भी कह सकते हैं क्या बेटा, आयरन 3 ऑक्साइड। क्या बेटा, आयरन 3 ऑक्साइड। ये पार्ट आया कि नहीं है। अच्छा, अब अगली रिएक्शन क्या है, लेड नाइट्रेट को हीट करना है। इसको हीट करना है, लेड नाइट्रेट, तो PbNO3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर आ गया हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये जब अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो ये बनाएगा Pb++ और NO3-। NO3 सिंगल माइनस यहां पर आएगा और यहां पर आएगा NO3 सिंगल माइनस। ये पार्ट आया कि नहीं आया। अब इसके बाद यहां पर, ठीक है, एक चीज और की गई है, तो यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए। ओके, तो अगर यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो तो ये बनेगा Pb++ और NO3-। NO3-। मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल से ये बन रहा है तो 2 मॉलिक्यूल से यही चीजें डबल नहीं हो जाएंगी। याद करिए, समझ में आया कि नहीं है।
तो यहां पर एक मॉलिक्यूल से Pb प्लस प्लस NO3 माइनस दो बन गए, दो मॉलिक्यूल ले लोगे तो ये बन जाएंगे। ठीक है, इन चारों से निकालो बेटा NO2, यानी एक एक ऑक्सीजन कम कर दो, यानी एक एक ऑक्सीजन क्या कर दो कम, NO2 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 NO2। तो अब यहाँ पर एक O बचेगा, वो बचेगा O माइनस माइनस, यहाँ पर एक O बचेगा, वो बचेगा O माइनस माइनस, यहाँ पर जो O बचेगा वो क्या बचेगा, O माइनस माइनस। तो NO2 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 NO2, तो NO2 कितने हो गए बेटा, 4। NO2 कितने हो गए, 4 NO2 हो गए। ठीक है, ये दोनों O आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, O2। ये दोनों O आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, O2। अब Pb प्लस प्लस के साथ ध्यान से देखना बेटा, एक एक चीज कौन किससे जुड़ रही है ये सब अच्छे समझते चलो। तो ये Pb, अब ये O बचेगा, इससे कंबाइन हो जाएगा, ये Pb, ये जो O बचा इससे कंबाइन हो जाएगा, PbO 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, तो क्या बना देगा, PbO यानी लेड ऑक्साइड। ये पार्ट आया कि नहीं है, ये पार्ट आया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, समझ में आया कि नहीं है। तो ये हो गए हमारे सारे एग्जाम्पल। तो ये जितनी भी मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन बताई जा रही है आप इसको अच्छे से तैयार करिए, एक एक चीज को डेप्थ में डिटेल में पढ़िए, रिएक्शन रटिए नहीं, इस तरीके से मैकेनिज्म लगा करके वैलेंसीज में उसको तोड़ करके उसको समझिए। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, आप उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट को, एनर्जी को हीट के फॉर्म में दोगे। अगली रिएक्शन है बेटा हमारी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में दी जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में दी जाएगी। मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल 2 या 2 से ज्यादा सिंपल कंपाउंड्स में टूट रहा हो और उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाए वो कौन सी एनर्जी दी जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाए। क्या दी जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाए। ऐसी सिचुएशन में इस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। ये पार्ट क्लियर हुआ। एग्जांपल है, सिंपल सी बात है, पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखेंगे ध्यान से। दूसरी बात एक और यहां पर ध्यान देनी है कि उस कंपाउंड को जब आप एनर्जी दोगे तो उस कंपाउंड का या तो उसका एक्वस स्टेट होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो उसकी लिक्विड स्टेट होनी चाहिए, और या तो फिर उसकी मॉल्टेन स्टेट होनी चाहिए। याद रखिएगा, किसी कंपाउंड में अगर आप तोड़ना चाहते हो और उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो जिस कंपाउंड को आप तोड़ रहे हो उसका या तो एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लेना, या तो लिक्विड स्टेट तैयार कर लेना, या तो उसकी मॉल्टेन स्टेट तैयार कर लेना। इस बात को याद रखिएगा। डायरेक्ट किसी भी सॉलिड सॉल्ट में क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप डायरेक्ट करंट पास करेंगे, वो चीज नहीं टूटेगी। उसको तोड़ने के लिए आपको उसकी पहले उसको एक्वस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन या मॉल्टेन स्टेट में रखना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि जैसे यहां पर वाटर लिया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, वाटर लिया तो H2O और यहां पर पास कर दिया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये जो वाटर है बेटा इसको एसिडिफाई कर देना। एसिडिफाई करने का मतलब इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा क्या डाल देना, एसिड डाल देना। आप कोई भी एसिड डाल देना, चाहे HCl डाल देना, चाहे H2SO4 डाल देना। ठीक है, तो जब इस कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको एसिडिफाई करके इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, पास करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो वो यहां पर 2 है तो यहां 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहां पर 2 लगा दो। सो 2H2 प्लस O2, ये पार्ट आ गया कि नहीं आ गया। सो दिस इज हाउ यहां पर हाइड्रोजन गैस अलग हो रही है और ऑक्सीजन गैस अलग हो रही है। ठीक है, अगला देखेंगे, जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास की जाए, ठीक है, मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड में, तो यहां पर सोडियम क्लोराइड के पीछे ये जो मॉल्टेन वर्ड लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि उसको मेल्ट किया गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आइए देखते हैं। अब आप सभी को पता है NaCl लिया, और NaCl यहां पर याद रखिएगा, NaCl जो घर में नमक खाते वही होता है, लेकिन उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लिया गया, उसको उसकी किस फॉर्म में लिया गया, उसको उसकी मॉल्टेन फॉर्म में लिया गया। और मॉल्टेन फॉर्म में लेकर के जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये Na अलग हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये बनाएगा Na प्लस, ये बनाएगा Na प्लस, ये बनाएगा Cl माइनस, ये बनाएगा Cl माइनस। ये दोनों Cl आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, Cl2, और ये दोनों Na आपस में कंबाइन होंगे, ट्वाइस ऑफ Na बना देंगे। क्या बना देंगे, ट्वाइस ऑफ Na। तो ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2, इस तरीके से यहां पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा और सोडियम हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये किसके एग्जांपल है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन के। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी कंपाउंड की एक्वस स्टेट,
लिक्विड स्टेट या उसकी मॉल्टेन स्टेट में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको तोड़ते हैं, विघटित करते हैं। ठीक है, आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट और इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, फोटोलिसिस क्या होती है या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है। बेटा ये जो फोटो शब्द है ये कहीं ना कहीं लाइट से जुड़ा हुआ होता है, तो मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन, क्या बेटा, ऐसी कोई भी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड्स में टूटता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है वो सनलाइट की एनर्जी या लाइट की एनर्जी दी जा रही है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिसिस। मतलब these reactions, ध्यान से सुनिएगा, these reactions involve the use of light energy for the purpose of decomposition। मतलब ऐसी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको आप किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करना चाह रहे हो और डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी, बिना एनर्जी के कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होगा। तो यहां पर जो एनर्जी देनी है वो लाइट एनर्जी देनी है। अब वो लाइट नेचुरल लाइट भी हो सकती है, सनलाइट भी हो सकती है। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होती है उसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लिया सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, ठीक है, और इसको दिया हमने सनलाइट, इसको सनलाइट की प्रेजेंस दी, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अच्छा पहले सिंगल लेंगे, तो ये जब अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो बनाएगा बेटा Ag+ और Cl-। तो इसके अगर आप दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये बनाएगा Ag+ एक और बना देगा, Cl- एक और बना देगा। ये दोनों Cl आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, Cl2, और ये दोनों Ag आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, ट्वाइस ऑफ Ag। तो ये बन जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ Ag। Cl क्या दे देगा, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl, आपस में क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन सीएससी का ये भी है कि AgCl का कलर क्या है, Ag का कलर क्या है, क्या होता है जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे कई सारे डेप्थ एंड डिटेल में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बनते हैं, जो आखिरी में आपको उस तरीके से तैयार कराए जाएंगे। अभी बेसिक लेवल पे पर्पस यही है, पहले सिलेबस को कवर करना पूरे सेशन। दूसरी बात, जिस हिसाब से पेपर बनाया जा रहा है, बच्चों से रिक्वेस्ट है हर एक टॉपिक को पूरे साल डेप्थ और डिटेल में पढ़ना है, जब तक जो भी चैप्टर्स आप जिससे जहां पढ़ रहे हैं। बिकॉज जिस हिसाब से पेपर बनाया जा रहा है, अगर आप आखिरी के 3 महीने फोकस करके PYQs लगा करके और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं उनको तैयार करके पेपर देने जाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं आप पेपर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे इस सेशन पेपर देने आए उनसे जाकर के फीडबैक लीजिए। अगला इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड है, इसी तरीके से हमने क्या लिया, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। ठीक है, तो इसको क्या दे दिया, सनलाइट दे दिया, तो जब ये अपनी आयनाइज हो जाएगा तो Ag+ बनाएगा, Br- बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, Br-। इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लो तो Ag+ भी दो हो जाएंगे और Br- भी दो हो जाएंगे। ये दोनों Br आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, Br2, और ये दोनों Ag आपस में कंबाइन होकर के ट्वाइस ऑफ क्या बना देंगे, Ag। ये हो जाएगा AgBr, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, Br गैस बना देगा। दूसरा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोले क्या है, देखो ये जो रिएक्शन है ना, कौन सी, फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोलिसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होती है, सिल्वर हैलाइड्स। सिल्वर हैलाइड्स का मतलब है, अब हैलाइड्स में आप चाहे Cl लगा दो, चाहे Br लगा दो, चाहे I लगा दो, चाहे F लगा दो, हैलाइड पूरी फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। क्या बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को मिल करके हैलाइड्स बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड हैलाइड लिखा है इसका मतलब क्या है, कोई भी ले लो, क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये पूरी फैमिली है, इस पूरी फैमिली को हैलाइड फैमिली कहते हैं। तो सिल्वर का हैलाइड यानी सिल्वर का चाहे क्लोराइड बना लो, चाहे सिल्वर का ब्रोमाइड, चाहे सिल्वर का आयोडाइड, चाहे सिल्वर का फ्लोराइड। तो अब यहाँ पर क्लोराइड और ब्रोमाइड का एग्जांपल दिया गया, लेकिन बोर्ड एग्जांपल पेपर में कहो तो सिल्वर आयोडाइड दे दे या सिल्वर फ्लोराइड दे दे, तो ये समझने की बात है। अब आप कहोगे वो तो कहीं पढ़ा नहीं है, बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दिया गया सिल्वर हैलाइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। मतलब ये जो दो रिएक्शन है ना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड खास तौर पर, बाकी अब यहाँ पर आयोडाइड के फॉर्म में आप आयोडीन और फ्लोरीन भी ले सकते हैं, सिल्वर के साथ लगा सकते हैं। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड बेसिकली आप जो यूज कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको फोटोलिसिस उसकी करा रहे हैं, इस रिएक्शन को कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछता है। तो ये रिएक्शन कहाँ यूज की जाती है, जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती है। यानी पहले के जमाने में आप सभी ने देखा होगा, आपके दादा बाबा का या आपके पिताजी का जो है फोटोज जो होंगी शादी की खास तौर पर, या और पुरानी जो फोटोज होंगी वो जनरली ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। तो वहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करा करके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज प्राप्त की जाती थी। याद रखिएगा, फोटोलिसिस या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का कहां यूज करते हैं, द आंसर इज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, एट द एंड उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए वो सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी देखो हमारे पास पूरा साल है, तो इसलिए
अब एक चैप्टर बनना होता है बेटा कई कई टॉपिक से, ठीक है। तो कुछ टॉपिक उठा करके एक वीडियो बना दिया, कुछ टॉपिक उठा करके एक वीडियो बना दिया, कुछ टॉपिक उठा करके दूसरा वीडियो बना दिया। तो एक चैप्टर पर आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे। सो आप पूरे चैप्टर को कैसे कवर करेंगे? चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाइए, सेशन 26-27, और साइंस का पढ़ना हो तो साइंस, मैथ पढ़ना हो तो मैथ, उस पर जाकर के वो सारी वीडियो सीक्वेंस में देख डालिए। क्यों? क्योंकि अब कई सारे टॉपिक है और हर टॉपिक पर 10-10, 5-5, 3-3 एग्जाम्पल, 4-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वीडियो बनाएंगे तो एक वीडियो कम से कम 5-6 घंटे की बन जाएगी, तो कौन देखेगा? ठीक है। और फिर मजा भी नहीं आती 5-5 घंटे लगातार पढ़ाने में, ठीक है। तो एक एक टॉपिक उठाया, दो टॉपिक उठाया। इसके पहले आपको ऑक्सीडेशन, और इसके पहले आपको एक ये वीडियो अपलोड की गई है, उसमें एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एक्सप्लेन किया गया। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट यूज बताया जाएगा। फिर जो अगली वीडियो आएगी उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स बताया जाएगा। तो इस तरीके से सारा टॉपिक इस चैप्टर का और इवन क्लास 10 की मैथ साइंस का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा इस पूरे चैनल पे। तो आप पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। काफी मदद होगी आपकी भी और आपके मित्रगणों की भी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर अभी तक आप टिके हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। होप यू लाइक यू ऑल।